हिंदी चीनी भाई भाई से लेकर इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 और फिर चाइनीज ऐप्स का बैन होना और अब अचानक से 5 साल के बाद भारत से चाइना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स का चालू होना अब हमें क्या बता रहा है। फिर आपने सुना होगा चाइना श्रीलंका का पोर्ट खरीदकर इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या 1962 जैसा चाइना फिर से इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसे धोखा देने का सोच रहा है? और कैसे 18वीं सेंचुरी तक दो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस जो आउटपुट के नजरिए से दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हुआ करती थी अचानक एक दूसरे की दुश्मन कैसे हो गई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1947 में भारत के आज़ाद होने पर कई यूरोपियन देश भारत की बर्बादी की भविष्यवाणी कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में भी नया नया आज़ाद हुआ भारत अपने दोस्तों पर भरोसा करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था। उनमें से एक चाइना भी था, जिसके साथ भारत ने 29 अप्रैल 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, जो 5 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था: म्यूचुअल रेस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफियरेंस, म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पंचशील एग्रीमेंट को इंडियन डिप्लोमेसी की जीत की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि इसकी वजह से दोनों देश के बीच में वॉर को रोका जा रहा था और पंचशील एग्रीमेंट एशिया में स्टेबिलिटी का साइन बन रहा था। पंचशील के साइन होने के कुछ ही महीनों के बाद चाइना ने पंचशील के प्रिंसिपल्स को ब्रीच करना शुरू कर दिया, जिसका पहला कदम था जब चाइना ने बाराहोटी को अपनी टेरिटरी बताना शुरू कर दिया, जो ट्रेडिशनली इंडियन टेरिटरी में आता है। और जब भी इंडिया ने इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मामला ठीक करना चाहा, चाइना ने हर कोशिश को नाकाम कर दिया। जैसे 1958 में इंडियन अथॉरिटीज ने यह प्रपोजल रखा कि बाराहोटी की जो टेरिटरी है वहाँ इंडिया और चाइना दोनों अपनी सिविल अथॉरिटीज को दूर रखे, पर चाइना ने जून 1958 में इनसे भी इनकार कर दिया और वहाँ अपनी आर्मी के कुछ ट्रूप्स भेज दिए। यहीं से भारत की जमीन पर चाइना का घुसपैठ बढ़ने लगा और दूसरी टेरिटरीज में भी इंट्रूजन बढ़ने लगा। और इन सब के बाद कई ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से इंडिया चाइना रिलेशंस और बिगड़ने लगे, जैसे तिब्बतन अपराइजिंग ऑफ 1959, जिसने दलाई लामा को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स पर आंख पकड़ ली थी और भारत का दलाई लामा को असाइलम देना चाइना को अपनी हार जैसा लगने लगा। चाइना ने इंडिया को दलाई लामा को वापस करने की मांग भी की थी, पर इंडिया ने हर बार चाइना को बाहर के दरवाजे दिखा दिए। इस बात से गुस्साए हुए चाइना ने जो लद्दाख में फॉरवर्ड पेट्रोल्स पर बैन लगाया था, उस बैन को उसने लिफ्ट कर दिया। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बीच में 30 अप्रैल 1962 में चाइना ने लद्दाख की बॉर्डर्स में इन्वेशन शुरू कर दिया और लगभग 3200 किलोमीटर अंदर तक मैकमोहन लाइन में अपना कब्जा कर लिया। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के खत्म होने पर इस डर से कि अमेरिका भारत के सपोर्ट में आएगा, चाइना ने 20 नवंबर 1962 में खुद ही सीजफायर डिक्लेयर कर दिया और वॉर से पहले की अपनी पोजीशन को अपनी एक्चुअल पोजीशन बताया, जो थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया चाइना बॉर्डर अभी भी ज़्यादातर डिमार्केटेड नहीं है। दोनों देश अपनी बॉर्डर्स अलग अलग तरह से बताते हैं, जैसे अक्साई चीन इस रीजन पर इंडिया क्लेम करता है, पर 1962 वॉर के बाद से चाइना ने इसमें अपना कंट्रोल बनाए रखा है। यही लड़ाई अरुणाचल की है, जिस पर चाइना क्लेम करता है पर एक्चुअल में भारत के कंट्रोल में है। इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के चलते इंडिया चाइना कई बार आमने सामने हुए हैं, जैसे इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962, नाथुला चोला क्लैशेस ऑफ 1967, डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 और गलवान वॉली ऑफ 2020। इन सब के चलते चाइना ने इंडिया को इंटरनेशनल फोरम पर भी अपोज किया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप, जिसको सिर्फ चाइना अपोज कर रहा है। चाइना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए एशियन रीजन में अपनी मोनोपोली चाहता है, इसीलिए वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को डायरेक्टली अपोज करता है। और कई जगह पर चाइना इंडिया को इनडायरेक्टली भी अपोज करता है, जैसे साल 2000 में इंडियन पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाने की मांग उठाई थी, पर चाइना ने लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया और चाइना का यही स्टैंस मुंबई अटैक और पुलवामा अटैक पर भी रहा। चाइना इंडिया को इकोनॉमिकली भी दबाने की कोशिश करता है, जिसकी शुरुआत एक्चुअली आज़ादी के टाइम से हुई थी। इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में और चाइना आज़ाद हुआ था 1949 में। दोनों ने शुरुआत लगभग सेम फ्रंट्स पर की थी, यहाँ तक कि दोनों की जीडीपी भी लगभग सेम थी। मेजर चेंजेस आया 1978 में, जब चाइना ने अपनी इकोनॉमीज़ में मेजर चेंजेस किए और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपेंड करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर ध्यान दिया। और वहीं इंडिया 1991 की एलपीजी पॉलिसीज तक सोशलिस्ट पाथ पर ठहरा रहा। 1998 आते आते चाइना की जीडीपी इंडिया से दोगुनी हो चुकी थी। 2024-25 में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट 99.21 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। साल 2020 में इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, जिसकी वजह सिक्योरिटी इशूज बताई जा रही थी। लेकिन अब ये पुरानी बात लगने लगी है, क्योंकि 18 अगस्त 2025 को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया आए तो बॉर्डर इश्यूज, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात हुई और इंडिया ने अपने 3 कंसर्न सामने रखे, जिनमें चाइना ने मदद करने की बात की तो है,
ये 3 कंसर्न्स हैं रेयर अर्थ, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन्स। इंडिया चाइना के करंट रिलेशन देखते हुए फ्यूचर इंडिया के मेजर कंसर्न्स यही रहेंगे कि ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करना। इंडिया चाइना से एक्सपोर्ट से कई ज़्यादा इंपोर्ट करता है। दूसरा है वाटर शेयरिंग, यहीं से अरुणाचल की लड़ाई शुरू होती है जो हिमालय की नदियों को लेकर और खासकर ब्रह्मपुत्र को लेकर है। और तीसरा है जियोपॉलिटिक्स, दोनों देश एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं जिसके लिए दोनों अलग अलग कई अलायंसेस में हैं। तो फिर अब आगे क्या? हमारे कंक्लूजन में तो इतना आया कि इंडिया और चाइना में पोटेंशियल है कि वो अपने विवादों को संभाल सके और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बेहतर बना सके, जो ना कि सिर्फ दोनों देशों के लिए अच्छा है बल्कि यह एशिया का पूरे भविष्य को बदल कर रख सकता है।